राकेश टैक्सी ड्राइवर है। बॉम्बे जैसे शहर में टैक्सियों की बहुत भरमार हो गई है, इसलिए राकेश की अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही। पूरे दिन सड़कों पर इधर उधर गाड़ी दौड़ाते हुए भी वह सिर्फ पेट भरने के लायक ही कमा पाता है। उसकी पत्नी वंदना घर के हालातों से परेशान होकर आए दिन राकेश पर गुस्सा करती है। ये क्या, आज फिर 300 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ की दवाई भी खत्म हो चुकी है और तुम्हारे छोटे भाई के शौक भी दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। रसोई में भी राशन खत्म ही समझो, और इस बार छत भी हर हाल में पक्की करनी है। अरे एक ही सांस में न जाने कितना सुना देती हो। जानती हो ये 300 रुपए कमाने में दिमाग की दही हो जाती है। और देखो, छोटू के लिए कुछ ना कहो, कल शादी हो जाएगी तो सब जिम्मेदारी समझ जाएगा। और मेरी उम्र क्या यूं ही चूल्हा फूंकने और तुम्हारी माँ की सेवा करने में निकल जाएगी? कभी एक बिंदी का पत्ता भी ला कर दिया है मुझे? हाँ, शादी को साल भर भी नहीं हुआ और तुमने इस रिश्ते को इतना बूढ़ा बना दिया है। अरे ऐसे मत बोलो वंदना, तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, लेकिन पैसे से मजबूर हूँ। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? मछली चावल तो बनाऊंगी नहीं, टमाटर की चटनी और चपाती बनाई है। तुम प्यार से खिलाओगे तो वही मछली चावल लगेंगे। मैं ही मिलती हूँ तुम्हें मीठी मीठी बातें करके उल्लू बनाने के लिए। हाँ। कोकिला उधर से गुजर रही थी, लेकिन बहू बेटे के मुंह से मछली चावल का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने पूछा, क्या कहा बहू? मछली चावल? हाय, एक अरसा गुजर गया मछली चावल खाए हुए। तुम्हारे पिताजी क्या गए, जीभ से सारे स्वाद ले गए। पता नहीं माँ को ऐसी बातें इतनी जल्दी कैसे सुनाई पड़ जाती हैं। अगर मेरी कमाई अच्छी होती तो मैं रोज मछली चावल बनाता। अरे क्या बड़बड़ा रहा है, जरा जोर से बोल। बहू, चटनी में पानी डालकर सूप बना ले, मुझसे नहीं खाई जाती ये सूखी रोटी। बस यही वंदना अपना आपा खो बैठती है और कहती है, माँ, आप सूखी रोटी खा रही हैं तो हम कौन सा पकवान खा रहे हैं? जानती हो, अकेले कमाने वाले हैं, ऊपर से दुनिया भर के खर्चे। अब छोटू भी सयाने हो गए हैं, उनसे कहो ना कि काम में हाथ बटाएं। और छोटू के लिए सुनते ही कोकिला चंडी बन जाती है और वह वंदना को भला बुरा सुना बैठती है। सासू माँ के प्रवचन सुनकर वंदना देर तक रोती रही और भगवान से शिकायत करने लगी कि उन्हें इतनी गरीबी क्यों दी। अगले दिन दो विदेशी, एलन और स्टेला, राकेश की टैक्सी के पास आए और पूछने लगे, हम लोग विदेश से इंडिया सेटल होने आया है, तुम हमारी मदद करेगा? हमें बॉम्बे घूमना मांगता। क्या तुम हमें बॉम्बे घुमाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जहाँ कहोगे वहाँ घुमाऊंगा। ओह वेरी गुड। कितना मनी देना पड़ेगा? ये मीटर के हिसाब से चलता है साहब, जितना मीटर दौड़ेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। इंडियन पीपल आर सो क्लेवर एलन। राकेश 10वीं पास था, इसलिए इतनी इंग्लिश तो समझ ही लेता था। उसने उन्हें पूरे दिन बॉम्बे घुमाया। शाम तक वो लोग थक चुके थे, अब उन्हें आराम करना था। पूरे दिन रास्ते में राकेश से बातें करके वो दोनों उससे अच्छे से घुल मिल गए। आपका घर कहाँ है साहब? आपको अब कहाँ उतरना है? नो 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 नो, हमको हमारे हाउस नहीं जाना, क्योंकि हमारा अपना हाउस नहीं है। पहले कोई बिजनेस करना, फिर हाउस बनाना। अभी तो हमें किसी इंडियन हाउस में स्टे करना, बिकॉज स्टेला को देशी फूड खाने को मांगता। क्या तुम हमको अपने घर रखेगा? यू आर ए गुड पर्सन, नो? राकेश ये सब सुनकर खुश हुआ। उसके यहाँ गेस्ट रूम खाली था। उसने सोचा, ये लोग वहाँ रुकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पास पड़ोसी भी विदेशियों को हमारे घर देखेंगे तो हमारी भी कोई पोजीशन बनेगी। क्या पता विदेशी हैं, कुछ पैसे भी दे जाए। लेकिन देशी फूड, आखिर मैं लोगों को खाने में क्या खिलाऊंगा? तुम क्या सोचता है मैन, हम तुम्हें इन सब का पैसा देगा। पैसे की बात सुनकर राकेश को कुछ हौसला मिला और वह उन्हें अपने घर ले गया और वंदना को आवाज लगाते हुए बोला, अरे वंदना, जल्दी बाहर आओ, देखो तो हमारे घर मेहमान आए हैं। वंदना बाहर आई तो उन्हें देखती ही रह गई। राकेश ने पूछा, अरे ऐसे क्या देख रही हो?
तो वंदना धीरे से बोली, अरे इन मेम को देख रही थी, सफेद बाल, सफेद चमड़ी और ये इतने छोटे छोटे कपड़े, बाप रे बाप, सारी टांगे दिख रही हैं। और ये हैट वाले साहब लगता है किसी सर्कस से आए हैं। कहाँ से उठा लाए ऐसे मेहमान? धीरे बोलो वंदना, उन्हें हिंदी आती है, समझ गए तो बुरा मान जाएंगे। ये लोग हमारे मेहमान हैं, 1-2 दिन ये लोग हमारे साथ रहेंगे। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनकी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग हमें पैसे देंगे। राकेश की बात समझकर वंदना अपनी हंसी रोकती हुई उन्हें अंदर ले गई। राकेश ने वंदना को एक तरफ बुलाकर कहा, सुनो, इन लोगों को देशी खाना खिलाना है, ये लोग इसीलिए हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे रसोई में भंडारा भरा हो। खिलाओगे क्या, चटनी और चपाती? जानता हूँ वंदना, लेकिन ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। ये अमीर लोग होते हैं, 1000-2000 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। विदेश में बहुत पैसा है, वहाँ हमारे जैसे गरीब नहीं है। चलो, मैं उनके लिए कुछ पूड़ी कचौड़ी जैसा कुछ बना देती हूँ, लेकिन कल सुबह तुम बाजार से तेल खरीद लाना। हाँ, आलू तो घर में है ही। इतना स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी कि याद रखेंगे। अरे वाह बहू, मेहमानों के लिए पूड़ी कचौड़ी, ठीक है, तुम बनाओ और किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वंदना हंसती हुई बोली, माँ जी, आप उन विदेशियों के पास बैठकर बातें करना, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लूंगी। सुबह वंदना उठी और तैयारियों में जुट गई। उसने दाल की खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाई, साथ में धनिया और हरी मिर्च की चटनी भी। वंदना, साथ में रायता भी तो होना चाहिए था, मैं अभी छाछ लेकर आता हूँ। वंदना ने खाना तैयार करके उन्हें खाने के लिए बरामदे में बुलाया। जमीन पर चटाई बिछाकर उसने थालियों में खाना परोसा। एलन, ये इंडियन लोग अर्थ पर बैठकर खाना खाता? यस स्टेला, यही तो इंडियन कल्चर है। प्लीज सिट डाउन। स्टेला सबको नीचे बैठ देख खुद भी नीचे बैठ गई। पहला कौर मुंह में डालते हुए ही वह चिल्लाई, ओह माय गॉड, व्हाट अ फूड, सुपर अमेजिंग। रियली, ऐसा फूड कभी नहीं खाया। कहाँ सीखा तुम? मेरी माँ ने सिखाया। क्या तुम स्टेला को भी सिखाएगा? रियली वेरी टेस्टी फूड। बिल्कुल सिखाऊंगी। हम लोग यहाँ बिजनेस करने आया था, बट अब सोच रहा है कि इंडिया में एक फूड कॉर्नर स्टार्ट करेगा। अगर उसके लिए तुम खाना पकाती तो बहुत मनी आएगा, उसमें हाफ तुम्हारा होगा। क्या तुम हमारे लिए ये इंडियन फूड बनाएगा? वंदना उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। वह हाँ करने ही वाली थी, लेकिन कोकिला की तरफ देखकर वह चुप हो गई। उसे लगा जैसे कोकिला उसे गुस्से भरी आंखों से देख रही है। राकेश ने माँ की तरफ देखा और उन्हें समझाने लगा, ये लोग भारत में ही रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या वंदना उनके लिए खाना बनाएगी। इन्हें वंदना के हाथ के पकवान बहुत पसंद आए हैं। कोकिला हंसते हुए बोली, अरे जा चुप कर, इतनी भी गवार नहीं हूं, मैं सब समझ गई। मेरी बहू के हाथ के पकवान खाकर तो कोई भी तारीफ करे बिना नहीं रहता। मेरी बहू इनके लिए पकवान जरूर बनाएगी। उसके बाद एलन और स्टेला बहुत खुश हुए। एलन ने राकेश को 10,000 रुपए देते हुए कहा, ये तुम्हारा टैक्सी, रेंट और खाने का पैसा है। हमारा खाने का काम स्टार्ट होगा तो और पैसा देगा। हाथ में इतना पैसा देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें वंदना खाना बनाने लगी। शुद्ध भारतीय खाना देखकर वहां देशी विदेशी लोगों की भरमार होने लगी। इतना काम और पैसा आने के बाद उनके दिन बदलने लगे। अब वंदना और राकेश बहुत खुश थे। कोकिला को अभी भी रोज मछली चावल खाने की तलब लगी रहती थी, लेकिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी गरीब बहू के पकवान ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी थी। गायत्री के 5 बेटे नरेश, महेश, गणेश, मोहन, सोहन और 5 बहुएं आशा, निशा, सुमन, सीमा और सुजाता थीं। उसकी 5 बहुएं तरह तरह के खाने बनाने में कुशल थीं। माँ जी,
मैं ऐसी कढ़ी चावल बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। ओ माँ जी, हमरे जैसा दाल सब्जी और रोटी तो कोई बना ही नहीं सकत। जो खाए तृप्त हो जाए। सच बोलूं सासू माँ, जो आप मेरे हाथ के बने तंदूरी नान और पराठे खा लें तो खुश हो जावें। रायता भी स्पेशल बनाती हूँ मैं। आशा, निशा और सुमन की खूबियां सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और फिर सीमा और सुजाता से कहती है, क्यों री सीमा और सुजाता बहू, तुम दोनों में भी कोई ऐसी खूबी है या बस बना बनाया खाना ही खाना जानती हो? ऐसी बात ना है माँ जी, मैं मटन, चिकन और बिरयानी बनाती हूँ तो गजब ढा देती हूँ। खाने वाला पेट भरने पर भी खाता ही रहता है। और माँ जी, मैं बड़े ही मज़ेदार छोले भटूरे बनाती हूँ। चटनी और अचार की तो पूछो ही मत, छोले भटूरे के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। अपनी 5 बहुओं के पाक कौशल के बारे में सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, तुम सब इतने अच्छे अच्छे खाने पका लेती हो, यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। आज से तुम सब बारी बारी से अपनी अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाया करो, मेरे बेटे खुश हो जाएंगे। गायत्री के 4 बेटे नरेश, महेश, गणेश, मोहन और सोहन एक चीनी कारखाने में काम करते थे। काम अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन 5 भाई मुंह लटकाकर घर आते हैं। बेटा, अरे आज तुम इतने उदास होकर घर क्यों लौटे? माँ, चीनी का कारखाना बंद हो गया, इसीलिए हमारी नौकरी चली गई। हम बेरोजगार हो गए माँ। तुम दुखी मत हो बेटा, मेरे पास तुम सबके लिए एक खास रोजगार है। अब हम वही रोजगार करेंगे। गायत्री समझदार थी। वह अपनी 5 बहुओं के पाक कौशल का अच्छे से फायदा उठाना जानती थी। इसीलिए गायत्री अपनी 5 बहुओं के लिए ढाबा खोलने का फैसला करती है और कहती है, बेटा नरेश, महेश, गणेश, मोहन, सोहन और बहुओं, इधर आओ जरा। क्या बात है माँ? सुनो, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक ढाबा खोल लें, तुम्हें रोजगार मिल जाएगा बेटा। पर ढाबे में खाना कौन बनाएगा माँ? मेरी 5 बहुएं तरह तरह का खाना बनाने में निपुण हैं बेटा। ये खाना बनाएंगी और तुम खिलाओगे। क्यों, सही कहा ना? ओ माँ जी, ई तो आपने बिल्कुल सही कहा। इसके कुछ दिन बाद गायत्री अपनी बहुओं के लिए एक ढाबा खोलती है और उसका नाम 5 बहुओं का ढाबा रखती है। गायत्री की 5 बहुएं तरह तरह के खाने बनाती और गायत्री खाने का ऑर्डर लेती। उसके 5 बेटे खाना परोसते और ढाबे के दूसरे काम संभालते। अब भैया, मेरे लिए 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करा दीजिए। बेटी सुजाता, 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। जी माँ जी, अभी पैक कर देती हूँ। तभी कई और लोग खाना खाने आ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे कढ़ी चावल का प्लेट दो। मुझे तंदूरी नान खाना है। मुझे मटन करी और पराठा दो। ठीक है भाई, अभी लाता हूँ। गायत्री की 5 बहुएं अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना बनाती और अलग अलग तरह का खाना खाने वाले लोगों को एक ही ढाबे में अपनी अपनी पसंद का खाना मिल जाता। इसीलिए लोग 5 बहुओं के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करने लगे। माँ, हमारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल निकला। बेटा, यह सब तो तुम्हारी पत्नियों के आपसी मेल जोल का नतीजा है। जब तक बहुओं में एकता रहेगी, ढाबा बढ़िया ही चलेगा। हाँ, गायत्री की बात सच ही निकली। जब तक उसकी 5 बहुएं अपना अपना काम ईमानदारी से करती रहीं, ढाबा बहुत अच्छा चलता रहा। मगर फिर अचानक ही 5 बहुओं में आपस में अनबन रहने लगती है। मेरे कढ़ी चावल खाने वाले ग्राहक तुम सबसे ज्यादा होते हैं। रहने दो, फेंक मत, झूठी कहीं की। हमारे ढाबे पर सबसे ज्यादा ग्राहक मेरे बनाए छोले भटूरे खाने वाले ही तो होते हैं। तुम दोनों बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तंदूरी नान और पराठे खाने तो कोई आता ही नहीं। मैं नान और पराठे ना बनाऊं ना तो हमारे ढाबे पर आधे भी ग्राहक ना बचें। हाँ। इस तरह धीरे धीरे गायत्री की बहुओं का आपसी मेल खत्म होता जाता है और ढाबा चलाना मुश्किल हो जाता है। बहुओं के कलह के चलते गायत्री ढाबे पर ताला लगाने का फैसला कर लेती है और कहती है,
सुनो आशा, निशा, सीमा, सुमन और सुजाता, या तो पहले की तरह एकता से मतलब मिलजुल कर ढाबा चलाओ, वरना मैं इस पर ताला लगा देती हूँ। कल ताला लगाते, आज लगा दो माँ जी, पर अब मैं इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती और मैं भी नहीं करूँगी। बहुओं का ऐसा रवैया देख गायत्री ढाबा बंद कर उस पर ताला लगा देती है और अपनी पांचों बहुओं से कहती है, अब तुम पांचों घर जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बनाकर अपने पति परमेश्वर को खिलाओ। कल से इस ढाबे में चाय की दुकान चलाऊंगी, कम से कम मेरा गुजारा तो ढंग से होगा। इस तरह गायत्री ढाबे को चाय की दुकान बना देती है और उसकी पांचों बहुएं उसके बेटों को खाना बनाने के अपने अपने हुनर के हिसाब से अलग अलग ढाबे खोलने के लिए मनाने लगती हैं। क्यों ना हम कढ़ी चावल का ढाबा खोल लें, खूब चलेगा। दुनिया में मटन चिकन खाने वालों की संख्या कम ना है, इसलिए हम मटन चिकन का ढाबा खोलकर खूब कमाई कर सकते हैं। मन तो नहीं मानता, पर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। इस तरह पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को मनाकर किराए पर दुकानें लेकर अपने अपने ढाबे खोल लेती हैं। क्यों भाई, कढ़ी चावल के अलावा कोई नान या पराठा भी है क्या? नहीं साहब, वो तो नहीं है। नान या पराठा खाना है तो वहाँ गणेश के ढाबे पर चले जाइए। पहले ग्राहक को जो भी पसंद आता था एक ही जगह पर मिल जाता था। साथ ही सभी बहुएं एकता से मन लगाकर काम करती थीं तो खाना स्वादिष्ट भी बनता था। इसीलिए ग्राहक आते थे और ढाबा अच्छा चलता था। मगर बहुओं की फूट के कारण सबके अलग अलग ढाबे हो जाने से ग्राहक उन्हें छोड़ दूसरे बड़े ढाबों पर जाने लगे। इसी कारण कुछ ही दिनों में उनके ढाबे ठप होने लगे और दुकानों का किराया चुकाना भी मुश्किल होने लगा। क्या खाक ढाबा चल रहा है, दुकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और कौन कर सकता है? जो काम सबके मिलजुल कर करने से अच्छा चल रहा था वो तुम सबकी फूट और कलह के कारण बर्बाद होकर रह गया है। जैसे आशा के साथ होता है वही अन्य सबके साथ होता है। क्यों भाई, मटन चिकन के अलावा सादा सब्जी रोटी नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी भाई। हट, ढाबा खोल कर बैठ गए और खाने की व्यवस्था है नहीं। धीरे धीरे गायत्री की पांचों बहुओं को समझ आ जाता है कि काम को मिलजुल कर करने से जो सफलता मिल सकती है वह सफलता अकेले करने से नहीं मिल सकती। वे पांचों मिलकर ढाबा चलाएं तो उनकी अच्छी कमाई हो सकती है। यह समझ आते ही गायत्री के पांचों बेटे और बहुएं उसके पास आकर माफी मांगने लगते हैं। नरेश कहता है, माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माँ जी, अब हमने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करना ही अच्छा होता है। काम को मिलकर करने से ही कामयाबी मिलती है। इसीलिए हम 5 बहुओं का ढाबा फिर से शुरू करना चाहते हैं माँ। पर याद रखना, इस बार कलह पैदा हुई तो कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, कभी नहीं होगा माँ जी कलह, हम सदा मिलकर काम करेंगी। उस दिन के बाद सचमुच ही गायत्री की पांचों बहुएं मिलजुल कर काम करने लगती हैं और 5 बहुओं का ढाबा खूब चलने लगता है।